नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका अपना यूट्यूब चैनल पाडोमैन पर आप सभी का स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में जितने भी प्राचीन यूनिवर्सिटियों के बारे में आप लोगों को बताया, उनमें से लगभग सारी 12वीं सदी से पहले समाप्त कर दी गई थी। कुछ को विदेशी आक्रमणकारियों ने समाप्त कर दिया, तो कुछ को शिक्षा कार्य से हटाकर पूजा करने के जगह में इस्तेमाल किया जाने लगा। प्राचीन काल की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ थी, इनमें मैक्सिमम बौद्ध या जैन धर्म से रिलेटेड यूनिवर्सिटियां ही थी। 12वीं सदी से पहले इंडिया में बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रभाव था। इसके वजह से उस जमाने में जितने विहार या मठ बने, उन सभी में बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही शिक्षा दी जाती थी। उन सभी यूनिवर्सिटियों और शिक्षा केंद्रों की अधिक जानकारी के लिए मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐसे ही हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वाराणसी के बारे में बताऊंगा, जो भारत का एक प्राचीन शहर और 8वीं सदी से लेकर अब तक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है और हिंदू रिलीजन का एक बहुत बड़ा धार्मिक नगर भी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वाराणसी के इतिहास का और वाराणसी का इंडियन एजुकेशन में क्या महत्व है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वाराणसी को लगभग इंडिया के सभी लोग जानते हैं कि यह शहर भारत के किस राज्य में है और कहाँ है। और क्यों नहीं जाने, क्योंकि यह भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और विकास पुरुष और 56 इंच के सीने वाले का संसदीय क्षेत्र भी है। और भारत के प्रधानमंत्री ने वाराणसी के एक गांव को भी गोद लिया है, जिसके वजह से यह शहर, यह नगर बहुत पॉपुलर हो गया है। फिलहाल में यह शहर विकास में बहुत पीछे है, लेकिन प्राचीन काल में वाराणसी दुनिया में एक मशहूर शहर था। आप चाहें तो बनारस जाकर यहाँ के मंदिरों की कलाकृतियों को देख सकते हैं। उनको देखने से आपको पता चलेगा कि प्राचीन काल में बनारस कितना डेवलप था। वाराणसी को काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए भी मशहूर था। यह शहर दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक है। वाराणसी का नाम वरुणा तथा 80 नदियों के नाम पर रखा गया था, क्योंकि यह शहर वरुणा और 80 नदियों के तट पर बसा हुआ था। बौद्ध काल में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले काशी विद्या तथा व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। विद्वानों का मानना है कि बुद्ध पूर्व काल में काशी एक देश या जनपद था, जिसकी राजधानी के रूप में वाराणसी का नाम लिया जाता था, जिस पर ब्रह्मदत्त नाम के राजकुल का बहुत दिनों तक अधिकार रहा। बाद में जाकर काशी और वाराणसी दोनों एक नाम वाराणसी के नाम से जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध के समय काशी राज्य कन्नौज जनपद के अंतर्गत आता था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। 12वीं सदी से पहले बनारस में शिक्षा और पूजा पाठ के बहुत सारे केंद्र थे, लेकिन भारत पर जब विदेशी आक्रमण होने लगे तब ये सारे बर्बाद हो गए। लेकिन प्राचीन काल का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि बनारस के अंदर भी नालंदा और तक्षशिला जैसे कोई बड़ा विश्वविद्यालय था। लेकिन फिलहाल में वहाँ पे कई बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले गए हैं, जिन विश्वविद्यालयों के बारे में मैं आपको आगे वीडियो बना के उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा। चीनी यात्री फाहियान जब 4वीं सदी में यहाँ आया तो उसने यहाँ पे 30 बौद्ध विहार और 100 से अधिक छोटी बड़ी मंदिरें देखी। 12वीं सदी में विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ पे बहुत सारे बदलाव किए, लेकिन अभी भी यह शहर धार्मिक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। 9वीं सदी में जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने विद्या प्रचार से काशी को भारतीय संस्कृति तथा नए आर्य धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया, जो आज तक चला आ रहा है। मध्य युग में बाहरी आक्रमणकारियों की वजह से काशी को भी बहुत बुरे दिन देखने पड़े। काशी पहले कन्नौज का भाग था। कन्नौज पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाने के बाद यहाँ के बहुत सारे धार्मिक केंद्र बर्बाद कर दिए गए। लेकिन जब मुगल सम्राट अकबर का भारत पर अधिकार हुआ तो उसने हिंदू परंपराओं के प्रति कुछ रुचि दिखाई, और जो 12वीं सदी के बाद समाप्त कर दिए गए थे, उनमें से कुछ धार्मिक और शिक्षा के केंद्रों का पुनर्निर्माण कराया, जिसके वजह से तुलसीदास, मधुसूदन सरस्वती और पंडित राज जगन्नाथ जैसे महान कवियों और पंडितों का जन्म हुआ। उसके बाद काशी दोबारा अपने पुराने पहचान के नाम से जाना जाने लगा। फिर कुछ सालों के बाद औरंगजेब का उदय हुआ और उसने काशी को बर्बादी की ओर ढकेल दिया। जब मुगल काल का अंत हुआ तो अवध के नवाब सफदरजंग ने काशी पर अधिकार कर लिया,
लेकिन उसके पोते ने काशी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम बेच दिया। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया तो भारत की शिक्षा को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि भारतीय लोग शिक्षित हों। अब सोचो कि जिस देश में सदियों तक विदेशी लोग आके शिक्षा लेते रहे, 12वीं सदी के अंत तक उसमें एक भी शिक्षा का केंद्र नहीं बचा। और भारत पर अंग्रेजी हुकूमत के होने के बाद भारतीय एजुकेशन का बर्बाद होना तय था। जब भारत पर मुस्लिम राजाओं का अधिकार था, उस जमाने में भी भारत में मदरसे और मकतब बनवाए गए, उर्दू, अरबी और फारसी को महत्व दिया गया, फिर भी शिक्षा कायम रहा। लेकिन भारत पर जब अंग्रेजी हुकूमत हुआ तो उन्होंने भारतीय लोगों को शिक्षा से दूर रखना ही चाहा। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था भारतीय लोगों को बेवकूफ़ बना के यहाँ से धन लूटना। भारतीय लोगों को बेवकूफ़ बनाना उस जमाने में बिल्कुल आसान था, क्योंकि भारत के मैक्सिमम लोग शिक्षित नहीं थे। और शिक्षित हो भी तो कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो पुराने सारे शिक्षा केंद्र थे वो बर्बाद हो चुके थे या उनको धार्मिक कार्यों में लगा दिया गया था। अंग्रेज अपने पैसे से यहाँ पे नई शिक्षा संस्थानों को खोलना भी नहीं चाहते थे। जिस देश में शिक्षा के लिए जगह और शिक्षा के अच्छे सेंटर नहीं होंगे, वहाँ के लोगों को शिक्षित करना संभव ही नहीं है। अंग्रेजों के अत्याचार को देखते हुए उस जमाने के कुछ शिक्षित लोगों की अंतरात्मा जागी और उन्होंने भारतीय लोगों को शिक्षा देने के लिए और शिक्षित करने के बारे में सोचने लगे। फिर जाकर 1781 ईस्वी में उन भारतीय लोगों के दबाव के वजह से अंग्रेजों ने कलकत्ता में सबसे पहले कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उसके बाद 1992 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कराई गई। फिर उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों के लगातार दबाव के वजह से भारत में शिक्षा के विस्तार के बारे में सोचना शुरू किया। इसके आगे की कहानी अपने अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें हमारा YouTube चैनल पाडो में। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।